हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आपका स्वागत है एक नए चैप्टर में, केमिकल काइनेटिक्स में। केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12th की फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें बहुत सारी आप केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड चीज़ों को सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ये पहला लेक्चर होने वाला है। आज बिल्कुल हम बेसिक बेसिक बातें करेंगे और फिर धीरे धीरे इस चैप्टर में मूव करेंगे। ठीक, तो चलिए इस जैसे अब हम पहले इस चैप्टर के नाम को ही समझ लेते हैं कि केमिकल काइनेटिक क्या है, आखिर ये फिजिकल केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच है, यानी इस चैप्टर में हम किन चीज़ों को डील करते हैं। केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री होती है, लेकिन उसमें भी फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, तीन अलग अलग पार्ट बना दिए गए हैं। उसमें भी फिजिकल केमिस्ट्री का ये एक चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल मतलब रिएक्शन वगैरह, केमिकल से बातें हो रही हैं। काइनेटिक्स, देखिए काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट, यानी इसमें हम रिएक्शन की मूवमेंट के बारे में बातें करेंगे सारा। यानी कि इस चैप्टर में सारा का सारा बात काइनेटिक्स पे होगा। ठीक है, किसी की मूवमेंट पे होगा। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं इसमें। देखिए एक्चुअल में बोला जाता है कि केमिकल काइनेटिक क्या है। ये एक ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री की, और ये किस चीज़ों को डील करती है, विच डील्स विथ स्टडी ऑफ, ध्यान से देखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, इसको हम शॉर्ट में ROR भी कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट एंड इट्स मैकेनिज्म। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेट को अफेक्टेड करते हैं और इसकी क्या मैकेनिज्म होती है। ठीक, अब चलिए जैसे मैकेनिज्म वगैरह में आगे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, तो स्टेप वाइज स्टेप आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। बिल्कुल तसल्ली से सिर्फ आप सुनते जाइए। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसी के साथ चाहे तो नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में हो क्या गया कि रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर लें या फैक्टर अफेक्टिंग रेट या इसके मैकेनिज्म की बात कर लें, ये सारा चीज़ केमिकल काइनेटिक का पार्ट है। जैसे काइनेसिस को ग्रीक में हम मूवमेंट कहते हैं, जैसे कि मूवमेंट को हम ग्रीक में काइनेसिस कहते हैं, ऐसे समझ लीजिए। क्या बात क्लियर है? ये एक ग्रीक वर्ड है काइनेसिस। सॉरी, चलिए अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें, अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें, इस चैप्टर में हम क्या डील करने वाले हैं, रेट वगैरह को डील करने वाले हैं कि उसकी रेट क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है। सॉरी, तो अब देखिए, तो अगर हम रेट के बेसिस पे बात करें, रेट के बेसिस पे केमिकल रिएक्शन तीन कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं। रेट के बेसिस पे अगर हम केमिकल रिएक्शन को डिवाइड करें तो वो 3 कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं। जैसे एक ऐसी रिएक्शन जो वेरी फास्ट रिएक्शन हो, बहुत ही जल्दी हो जाने वाली रिएक्शन हो। सर जैसे जल्दी में कितना जल्दी, जैसे देखिए 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻16 सेकेंड, इस ऑर्डर का हो, मतलब इतना जल्दी हो जाए। इट टेक 10⁻14 से लेके 10⁻16 तक, यानी कि इतने कम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हो जा रहा है ये कि आप इसको ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते। आप खुद सोच के देखिए, वेरी फास्ट रिएक्शन, ऐसे इसके एग्जाम्पल सर जैसे कैसे रिएक्शन होते होंगे जो वेरी फास्ट होते होंगे। देखिए प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, जिसमें प्रिसिपिटेट बन जाते हैं, जिसमें प्रिसिपिटेट बनता होगा, जैसे ही वो प्रिसिपिटेट वाले कंपाउंड एक साथ आएंगे वैसे ही पूरा का पूरा प्रिसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। और न्यूट्रलाइजेशन वाली रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसको कहते हैं। तो देखिए 2 तरीके की रिएक्शन जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं। कौन कौन सी? एक तो प्रिसिपिटेशन वाली रिएक्शन जिसमें PPT वगैरह बन जाता हो, और एक न्यूट्रलाइजेशन वाली रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन मतलब एसिड बेस का रिएक्शन जब हम करवाते हैं। चलिए सेकेंड थिंग की बात करें तो वेरी स्लो रिएक्शन। अब हम किसके बारे में बात किए, वेरी फास्ट रिएक्शन। अच्छा, ये सारी रिएक्शन किसकी बेसिस पे हैं? रेट की बेसिस पे हैं कि आखिर रेट कैसा है, बहुत ज़्यादा तेज, बहुत ज़्यादा धीरे। जैसे बहुत ज़्यादा धीरे वाली रिएक्शन वेरी स्लो रिएक्शन। अब इसमें देखिए, इसमें इसको टाइम लग जाता है लगभग महीने या फिर वर्षों तक, मंथ या फिर ईयर्स तक लग सकते हैं, इसमें बहुत सारे टाइम लग जाते हैं। तो वेरी स्लो रिएक्शन यानी धीरे धीरे होती है। जैसे कोई एग्जांपल, रस्टिंग ऑफ आयरन,
तो सर समझ नहीं आ रहा है कि ये सारी चीज़ें हम पढ़ क्यों रहे हैं। हम ये सारी बातें इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम अपने काम की चीज़ों को निकाल सकें कि हमारा फोकस किस पे होना चाहिए। तो रिएक्शन तो रेट के बेसिस पे 3 तरीके की होती है। अब हम थर्ड वाले के बारे में बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं स्लो या फिर मॉडरेट। सर स्लो तो भी बता दिए, नहीं वेरी स्लो बताया गया आपको, स्लो नहीं। स्लो या मॉडरेट रिएक्शन के बारे में बात करें, यही हमारे सिलेबस में है, इसी के बारे में बात करना है, इसी के बारे में पढ़ना है। ये वेरी स्लो रिएक्शन, सर यही क्यों सिलेबस में। देखिए वेरी फास्ट रिएक्शन के बारे में क्या कुछ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें रिएक्शन के बारे में कुछ बता सकते हैं, वो तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हो जा रहा है रिएक्शन। तो उसके बारे में हम बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से हम इसको पढ़ना चाहे भी तो नहीं पढ़ पाएंगे। और वेरी स्लो रिएक्शन ये महीनों में सालों में कंप्लीट होता है, तो कौन बैठ के उसका इंतजार करता रहे कि अच्छा तुम आयरन हो, तुम्हारे में जंग लग जाएगा तो हम तुम्हारा स्टडी करेंगे और तुमको हमारे में जंग लगते हुए हम देखेंगे। तो ऐसे थोड़ी ना होता कि तुरंत वो जंग लग जाएगा, उसमें एक लंबा टाइम लगेगा। तो इस वजह से, और आपके पास टाइम कहाँ होता है, तो इसी वजह से हम किसके बारे में पढ़ेंगे और हमारा मेन फोकस किसके बारे में होगा, स्लो या फिर मॉडरेट रिएक्शन के बारे में। ठीक है, चलिए तो अब इसका क्या एग्जांपल होता है, जैसे मॉलिक्यूलर बेसिस पे जो रिएक्शन होते हैं, मॉलिक्यूलर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर रिएक्शन में देखिए किसी भी रिएक्शन में होता क्या है, या तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और बॉन्ड ब्रेक होंगे, अरे यही तो होता है। तो देखिए किसी का घर टूटेगा, किसी का घर बसेगा। तो जैसे देखिए फर्स्ट पहले क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग, क्योंकि रिएक्टेंट जितने लिए गए होंगे, एक दो रिएक्टेंट लिए तो उनमें बॉन्ड टूटेगा और एक दूसरे के साथ में बॉन्ड बनेगा। तो फिर क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, पहले BB फिर बाद में BF। तो यानी कि बॉन्ड ब्रेकिंग और फिर बाद में बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या बात क्लियर हो रही है। चलिए अच्छा सर समझ गए कि रेट के बेसिस पे रिएक्शन 3 तरीके की, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन और लास्ट है स्लो या फिर मॉडरेट रिएक्शन। और हमको कौन से स्टडी करनी है, स्लो या फिर मॉडरेट रिएक्शन, तो इसी के बारे में हमारा सारा का सारा फोकस होगा। अब देखिए स्लो या फिर मॉडरेट रिएक्शन में जैसे कुछ एग्जांपल लिए, हाइड्रोजन का रिएक्शन आयोडीन के साथ करा दिया जाए तो ये HI बना लेता है, एसिड बना लेता है। और इसी तरीके से N2O5 का रिएक्शन करवा दिया जाए तो N2O5 इसका डिकम्पोजिशन हो, देखिए टूट रहा है, N2O5 टूट रहा है NO2 + O2 में, ये कुछ इस तरीके से टूट जाता है। क्या बात क्लियर है। चलिए इसी तरीके से बहुत सारी और रिएक्शन होती हैं जो कि स्लो या फिर मॉडरेट कैटेगरी की होती हैं। अभी आप इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा पैनिक मत होइए, बस आप इसका मीनिंग समझिए कि स्लो या फिर मॉडरेट रिएक्शन क्या होती हैं। क्या बात क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर का कोर पार्ट जिसके लिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन का रेट आखिर क्या होता है, अब इसके बारे में सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। देखिए अब हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन या फिर वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, इसी को शॉर्ट फॉर्म में करते हैं ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। ये एक्चुअल में है क्या कि हमें जब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दिया होता है तो हमको तो उसका कॉन्सेंट्रेशन ही मिला रहता है। तो जैसे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम पर मोल, इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होगा, कुछ रिएक्टेंट आपस में टूट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, यानी रिएक्टेंट कम होंगे प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे, क्योंकि रिएक्टेंट का अमाउंट कम होगा, रिएक्टेंट के मोल कम होंगे और प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो इसी के बारे में बात हो रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते कैसे हैं, प्लस माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन इन द चेंज। जो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो रहा है किसके, रिएक्टेंट के या फिर प्रोडक्ट के, और उसमें कितना टाइम लगा, यही होता है रेट ऑफ रिएक्शन। अरे किसी का रेट डिफाइन करते हैं ना टाइम के रिस्पेक्ट में, वही तो चीज़ हो रहा है। तो कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है। सर यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों सिंबल का क्या मतलब है, प्लस प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो प्लस हो रहा है, बढ़ रहा है, और रिएक्टेंट कम हो रहा है तो रिएक्टेंट जब लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट के लिए तो माइनस और प्रोडक्ट के लिए प्लस। तो ये प्लस और माइनस समझ में आया, ये जो प्लस और ये जो माइनस है इसके बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, चलिए आइए नीचे देखिए अच्छे से लिखा हुआ है। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो माइनस, ये देखिए नेगेटिव लगा हुआ है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम टेकन इन द चेंज। क्या बात क्लियर हुई। ठीक।
तो यहाँ पे नेगेटिव रहेगा। इसी तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन हम बात करें तो अगर पॉजिटिव कब लेंगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और टाइम टेकन इन द चेंज। यानी अल्टीमेटली आप ऐसे समझिए कि जो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होने में टाइम लग रहा है वो, या फिर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होने में जो टाइम लग रहा है वही है रेट ऑफ रिएक्शन। अगर रिएक्टेंट की बात करें तो आगे हम नेगेटिव ले लेंगे। नेगेटिव साइन क्यों लेंगे, क्योंकि रिएक्टेंट कम हो रहा है। और प्रोडक्ट की बात करेंगे तो प्लस साइन ले लेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट तो फॉर्म हो रहा है, बन रहा है। देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बट जो रेट होती है ना, रेट हमेशा पॉजिटिव होती है। अरे रेट या तो देखिए, या तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या तो बैकवर्ड जाएगी, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो रेट है, रेट तो हमेशा पॉजिटिव होगी ना। आगे ये सारी चीज़ें कम मतलब क्लियर भी हो जाएंगी, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन में चेंज, इसी वजह से ये पहले ही माइनस और प्लस ले लिया गया है, क्योंकि एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या आएगा, प्लस ही आएगा। देखिए 3 टाइप ऑफ रेट, 3 तरीके के रेट होते हैं जिनको हम डिफाइन करते हैं। एक होता है एवरेज रेट। एवरेज समझते हैं जब टाइम गैप ज़्यादा हो और चेंज ज़्यादा हो, बड़े लेवल पे जब चेंज हो और खूब टाइम गैप ज़्यादा हो, तो उसमें जो रेट आएगा उसको हम एवरेज रेट कहते हैं। एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट, एकदम किसी सेकेंड पे, जैसे मान लीजिए कि 11वें सेकेंड पे उस रिएक्शन का रेट कितना है, उस टाइम उस रिएक्शन का रेट कितना है, वो हो गया। किसी एक ही सेकेंड की बात हो रही है, इंस्टेंट किसी टाइम पे बात हो रही है, उसको कहते हैं आर इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस रेट यानी किसी इंस्टेंट पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे एकदम एग्जैक्ट, जैसे कि अभी बोल दिया जाए कि रिएक्शन रुक जाओ, अभी बताओ कि तुम्हारा क्या रेट है, तो वो हो गया इंस्टेंटेनियस रेट। क्या बात क्लियर होगी। एक आता है इनिशियल रेट, कि शुरुआत में रेट क्या था, टी लगभग जब 0 था तब की बात हो रही है। चलिए आइए 1 बाई 1 करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन को समझना है तो इन्हीं सारी तीनों चीज़ों से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है, जैसे एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट और इनिशियल रेट से। अब आइए एवरेज रेट के बारे में बात करते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए से बी कन्वर्ट हो रहा है, ए रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट है। तो किसी टाइम t1 पे ए का कॉन्सेंट्रेशन A1, बी का कॉन्सेंट्रेशन B1, और किसी टाइम t2 पे ए का कॉन्सेंट्रेशन A2 और बी का कॉन्सेंट्रेशन B2, कुछ ऐसा है। तो देखिए यहाँ पे टाइम और कॉन्सेंट्रेशन बड़े बड़े लेवल पे चेंज है, तो डेल्टा टी को T2 माइनस T1 लिख दें। टाइम में जो चेंज हुआ उसको T2 माइनस T1 लिख दिया गया, और रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज हुआ, ए के कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल A2 माइनस A1। फिर बी का जो कॉन्सेंट्रेशन है इसमें भी फाइनल B2 माइनस इनिशियल B1। क्या बात क्लियर है। अब हम इन्हीं चीज़ों को ऐसे समझ लेते हैं, जैसे एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए। सर ये सॉरी डिसअपियरेंस ऑफ ए, डिसअपियर, क्योंकि ए तो डिसअपियर होगा ना, डिसअपियर होने का मतलब है ए ही तो बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो ए तो धीरे धीरे डिसअपियर होगा और बी धीरे धीरे क्या होगा, अपीयर होगा। तो जो डिसअपियर होगा यानी ये खत्म होने लगेगा, ए धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। तो इसी वजह से यहाँ पे देखिए फिर से माइनस ले लिया गया, क्योंकि ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कम कर रहा है। तो डिक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाई टाइम टेकन, जितना टाइम लगा। क्या बात क्लियर है। तो ये हो गया, नेगेटिव साइन ले लिए। और देखिए कॉन्सेंट्रेशन कितना डिक्रीज किया है, डेल्टा ए से, डेल्टा ए ले लिया हम यहाँ पे, अपॉन में डेल्टा टी। तो देखिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज हुआ है, A2 माइनस A1 अपॉन T2 माइनस T1, ये होगा T2 माइनस T1 होगा, ये T2 माइनस T1। क्या बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है, छोटी छोटी बातें, बस सिर्फ ध्यान से सुनिए। काफ़ी ट्रिकी चीज़ें हैं, इनको एक बार आप समझ लिए ना तो इसको बार बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फिर आपको आसानी से वो चीज़ें याद रहेंगी। तो चलिए अब दूसरा हम बात कर लेते हैं, एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। बी के अपीयरेंस की बात करें तो अपीयर हो रहा है यानी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो फिर यहाँ से प्लस सिंबल ले लिया गया। तो बी का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, यहाँ से देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये जो बी है ये तो बढ़ रहा है ना, और ए क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक। तो इंक्रीज इन अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी,
बी का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है और टाइम टेकन कितना लगा उसी के बारे में बात हो रही है। क्या बात क्लियर हुआ? तो यहाँ पे प्लस का सिंबल क्योंकि बी फॉर्म हो रहा है तो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा बी कितना था B2 माइनस B1 बाई डेल्टा टी कितना था T2 माइनस T1। क्या बात क्लियर? ये तो बिल्कुल बच्चों जैसा है। तो इसमें ध्यान क्या समझना, अगर डिसअपियर हो रहा है तो माइनस और अपीयर हो रहा है तो प्लस। और यही तो अभी हम रेट ऑफ रिएक्शन में भी देखिए, यहाँ पे भी तो किए थे यही काम कि इस वाले पार्ट को देखिए रेट ऑफ रिएक्शन में। ठीक है, चलिए अब आगे इसका ग्राफिकल मेजरमेंट देख लेते हैं एवरेज का। देखिए अगर हम रिएक्टेंट की बात करें, ध्यान से देखिए, बहुत ज़्यादा ये मुश्किल नहीं, देखने में ये थोड़ा सा डरावना सा लगता है कि आड़ा टेढ़ा सा ये ग्राफ वगैरह, लेकिन है बड़ा ही आसान सा। देखिए सिर्फ आप समझते जाइए, सिर्फ आप ध्यान से देखिए, आप खुद बताइए रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है ना। देखिए टाइम जब बहुत कम था, इधर शुरू में टाइम इधर देखिए कम है और फिर टाइम जब इधर बढ़ रहा है तो टाइम के साथ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, इसी वजह से ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। क्योंकि T0 पे कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का बहुत ज़्यादा था, मैक्सिमम था, फिर जैसे जैसे टाइम बीतते गया रिएक्शन ऑपरेट होते गई, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होते गए तो रिएक्टेंट क्या होते गए, कम होते गए। क्या बात क्लियर है? तो इसी वजह से ये जो ग्राफ आया हुआ है ऐसे आया हुआ है नीचे की तरफ। क्या बात क्लियर हो गई? ठीक है, ठीक है। और चलिए प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो क्या धीरे धीरे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। देखिए टी इक्वल टू जब जीरो रहा होगा तो प्रोडक्ट बना ही नहीं होगा, लेकिन जब धीरे धीरे समय बीतते गया तो टी बनते गया, पी बनते गया, प्रोडक्ट बनते गया, तो इस वजह से ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। और क्या अब ग्राफ समझने में कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। तो देखिए जैसे मान लेते हैं कि रिएक्टेंट का ये देखिए वाई एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन और एक्स एक्सिस पे टाइम लिया गया है। तो पहले कॉन्सेंट्रेशन C1 रहा होगा रिएक्टेंट का, किसी टाइम T1 पे कॉन्सेंट्रेशन C1 रहा होगा, फिर टाइम बीत गया होगा तो T2 टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन C2 रहा होगा। क्या बात क्लियर है? इसी तरीके से उसी टाइम T1 पे इसके C1 कॉन्सेंट्रेशन बन गए होंगे किसके, प्रोडक्ट के, और टाइम T2 पे C2 बन गया होगा। देखिए प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है टाइम के साथ, यहाँ ग्राफ आ गया, और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ घट रहा है। देखिए लास्ट में ग्राफ यहाँ आ गया। क्या बात क्लियर है? अब देखिए कुछ नहीं करना है, जैसे आप चेंज लिख रहे थे वहाँ पे वैसे ही यहाँ पे लिख देंगे। क्या रिएक्टेंट है तो माइनस लिखेंगे, डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन लिखा हुआ है, C मतलब कॉन्सेंट्रेशन, डेल्टा C अपॉन में डेल्टा T, तो ये C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। देखिए T2 माइनस T1। इसी तरीके से यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया। ठीक है, प्लस क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो C कॉन्सेंट्रेशन मतलब यहाँ पे C मतलब कॉन्सेंट्रेशन है, तो क्या C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। क्या बात क्लियर है? बस, तो ये आपका एवरेज रेट कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। देखिए इंस्टेंटेनियस रेट में लिमिट ले लीजिए सिर्फ डेल्टा टी, जो टाइम में चेंज है वो लगभग जीरो है, टेंस टू जीरो। तो आर इंस्टेंटेनियस किसी पर्टिकुलर सेकेंड के लिए डिफाइन है। ठीक है, बहुत आसान है। इसके लिए भी माइनस डेल्टा ए अपॉन डी टी ये लिख लिए, लेकिन लिमिट लगा दिए कि डेल्टा टी है ये लगभग जीरो के बराबर है। तो जब बहुत छोटे चेंज के लिए, देखिए बड़े चेंज के लिए डेल्टा यूज होता है, छोटे चेंज के लिए ये होता है लार्ज चेंज, और स्मॉल चेंज के लिए हम स्मॉल डी का यूज करते हैं। लार्ज चेंज के लिए तो डेल्टा का यूज होता है, ठीक, और स्मॉल चेंज के लिए डी का, स्मॉल डी का यूज होता है। तो क्या इंस्टेंटेनियस एकदम स्मॉल चेंज है तो इसके लिए तो इसको डी से लिख देंगे, जहां पे वो डेल्टा है, डेल्टा का मतलब चेंज होता है ना, यहाँ पे स्मॉल डी का मतलब भी चेंज है लेकिन बहुत स्मॉल वैल्यू के लिए। तो एक स्मॉल, बहुत स्मॉल टाइम में कॉन्सेंट्रेशन में चेंज भी तो बहुत स्मॉल ही होगा। ठीक है, अब देखिए यही आर इंस्टेंटेनियस, ये था रिएक्टेंट वाला, नीचे आ जाएगा प्रोडक्ट वाला। अरे कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ यहाँ पे प्लस का सिंबल बन गया है। क्या बात क्लियर है? हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा बी का कॉन्सेंट्रेशन लिख लीजिए, ठीक, बस। अच्छा, अब इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए, तो देखिए ये बड़ा ही ट्रिकी है, बहुत ही आसान है, देख लीजिए। जैसे अगर हम बात करें, अभी देखिए इस ग्राफ को तो हम पढ़ के आए हैं कि ये रिएक्टेंट वाला है, ये कौन सा है, इधर दिया हुआ ये
रिएक्टेंट और इधर जो दिया है ये प्रोडक्ट। क्योंकि देखिए इसमें ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, टाइम के साथ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। तो चलिए किसी इंस्टेंट पे, किसी टाइम पे, यहीं पे देखिए अगर ट्राइंगल ड्रॉ करें तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा हो जाएगा डी बाई डी टी हो जाएगा। अरे हो गया ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये डी अपॉन डी टी लिख दिए, यही तो स्लोप होता है। तो देखिए प्रोडक्ट में स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, प्रोडक्ट में स्लोप क्या आता है, पॉजिटिव, और रिएक्टेंट में स्लोप क्या आता है, नेगेटिव। यही आर इंस्टेंटेनियस है अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल मेजरमेंट की बात करें तो क्या बात क्लियर है? बहुत आसान है। इसमें कंसंट्रेशन कम हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो जो माइनस स्लोप होगा वही आर इंस्टेंटेनियस होगा, और इधर आर इंस्टेंटेनियस प्लस स्लोप जो होगा वही आर इंस्टेंटेनियस होगा। ठीक, एक्चुअल में क्या ध्यान रखना था, ये स्मॉल डी वाला ध्यान रख लीजिए, छोटे चेंज के लिए है कुछ नहीं। क्या एवरेज रेट जैसा ही है बिल्कुल, जहाँ पे डेल्टा था वहाँ पे स्मॉल डी आ गया है और कुछ नहीं इंस्टेंटेनियस। अब हम इनिशियल के लिए बात करते हैं, इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए। तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन एट अ इनिशियल, जब टी इक्वल टू जीरो है, इज इनिशियल रेट। उस टाइम पे सर जीरो पे कैसे कोई रेट हो सकता है, वो तो कन्वर्ट ही नहीं, यानी जब शुरुआत हो रही है लगभग जीरो। इसको टी इक्वल टू जीरो लिखना थोड़ा थोड़ा गलत है, इसको ऐसे लिख देंगे तो ज़्यादा सही होगा। टी जब जीरो से थोड़ा सा आगे रहा होगा, टेंड्स टू जीरो, मतलब एकदम जीरो नहीं है लेकिन जीरो के करीब है, एकदम रिएक्शन जैसे स्टार्ट हुई उसी टाइम रेट बताओ क्या है, एकदम रिएक्शन स्टार्ट उसी टाइम रेट पूछ लिया गया तो वो क्या है, इनिशियल रेट है। और कहीं पे भी बीच में तुरंत रिएक्शन को रोक के कि अरे रिएक्शन रुको, ये बताओ कि तुम्हारा रेट क्या है, वो इंस्टेंटेनियस रेट। और किसी टाइम में 1-2 मिनट तक रिएक्शन आराम से चल रही है, तब आप उसमें पूछ रहे हैं कि रेट क्या है, तो वो एवरेज रेट निकल के आएगा। अरे क्या बात समझ में आ रही है? बस ठीक है, देखिए कितना आसान है। अब चलिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस, इसको हम ROA को कहते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस। अच्छा, अपीयरेंस किसके लिए होगा, प्रोडक्ट के लिए। किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए। और ये है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो ये किसके लिए, यहां पे ये किसके लिए होगा, ये होगा रिएक्टेंट के लिए। ठीक, अरे क्या बात क्लियर हो रही है? तो ये होगा रिएक्टेंट के लिए, क्योंकि रिएक्टेंट ही तो डिसअपीयर होगा, रिएक्टेंट। चलिए अब मान लेते हैं कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कि A + 2B से 3C + 4D बन रहा है, एक रिएक्शन ले लिए। तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 1 है, इसका 2 है। सर ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, देखिए जो ये एलिमेंट या जो ये एंटिटी लिखी हुई है उसके आगे जितने से मल्टीप्लाई किया गया है वही स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। और यहाँ पे ये 3 और ये 4, कुछ ऐसा हो गया। देखिए बस एकदम ध्यान से समझ लीजिए, यही कॉन्सेप्ट है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A माइनस, क्योंकि डिसअपीयर हो रहा है तो माइनस DA/dt। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B माइनस B का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन dt। क्या यहां तक बात क्लियर है? सर ये 2 का कोई रोल नहीं है, नहीं अभी तक 2 का कोई रोल नहीं है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ B के डिसअपीयरेंस की बात कर रहे हैं, सिर्फ A के डिसअपीयरेंस की बात कर रहे हैं। अब हम आगे C के अपीयरेंस की बात करेंगे, D के अपीयरेंस की बात करेंगे, तो इसमें स्टोइकियोमेट्री का कोई रोल नहीं है। लेकिन जब हम रेट ऑफ रिएक्शन का बात करेंगे तब उसमें स्टोइकियोमेट्री का रोल आएगा। चलिए अब आगे देखिए, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C। सर ये कभी अपीयरेंस बोल रहे हैं, कभी डिसअपीयरेंस बोल रहे हैं। देखिए ना, A और B तो डिसअपीयर हो रहे हैं, तो इसी के लिए डिसअपीयरेंस आ गया, D आ गया A और B के लिए। लेकिन C क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है, बन रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पे प्लस का सिंबल आ गया। अरे अब तो याद हो गया होगा, हाँ सर अब याद हो गया है। तो देखिए D और C का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन dt, इसी तरीके से रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ D तो प्लस D का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन dt। अच्छा यहां तक बिल्कुल ध्यान से देखिए, कहीं भी स्टोइकियोमेट्री का कोई रोल नहीं आया है, यानी बिल्कुल सीधा सीधा एकदम आसान आसान सा लिख दिया गया है।
अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, बड़ा ही प्यारा रिलेशन है। देखिए तो जो रेट ऑफ अपीयरेंस आया या फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आया, उसको अगर स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट से डिवाइड कर दें तो वही रेट ऑफ रिएक्शन आ जाती है। क्या बात क्लियर है? बस इतना सा ध्यान रख लीजिए। क्या बात क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब यहीं से, क्योंकि पूरे रिएक्शन का कोई रेट तो एक ही होगा ना। हाँ, रेट ऑफ अपीयरेंस किसी का अलग हो सकता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसी का कुछ हो सकता है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन, अरे नाम में ही रिएक्शन आ रहा है। और यहाँ पे पर्टिकुलर किसी स्पीसीज की बात हो रही थी, ए स्पीसीज की बात हो रही थी तो डी अपॉन डी टी, बी की बात हो रही थी तो डी बी बाई डी टी, सी की बात हो रही थी तो डी सी बाई डी टी, डी की बात हो रही थी तो डी डी बाई डी टी। क्या बात क्लियर है? लेकिन अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन नाम में आ रहा है कि पूरे रिएक्शन का रेट क्या है, तो वो तो कोई एक ही वैल्यू आएगी ना। तो इसी वजह से अब देखिए ये कैसे हम इसको लिख सकते हैं, चाहे ए के रिस्पेक्ट में निकालिए, चाहे बी के रिस्पेक्ट में, चाहे सी के, चाहे डी के रिस्पेक्ट में, रेट ऑफ रिएक्शन आप किसी एक को पकड़ के निकाल सकते हैं। ठीक है, उसका रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिख दीजिए। जैसे देखिए यहाँ से रेट ऑफ अपीयरेंस या ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिख दीजिए, उसको उसी के स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए, तो वही रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए माइनस डी ए बाई डी टी, सर इसके स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से इसको डिवाइड नहीं किए हैं ना, 1 से। देखिए यहाँ पे रिएक्शन में 1 था ना, तो 1 से डिवाइड कर दिया गया है। 1 से डिवाइड करते तो भी यही बच जाएगा। ठीक है, क्या बात क्लियर है? देखिए अब दूसरे वाले में माइनस क्यों लगाए सर? क्योंकि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस था। इसी तरीके से 1/2 क्या उसके स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया गया, 2 से डिवाइड कर दिया गया है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल। अरे यहाँ देखिए ना, बी के लिए स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, सी के लिए 3, डी के लिए 4, तो अब यहाँ से हो जाएगा। यहाँ देखिए सी वाले में इसको 3 से डिवाइड कर दिया गया है। इस फॉर्मूले को देखते रहिए ऊपर, रेट ऑफ अपीयरेंस या फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अपॉन स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसी तरीके से डी में स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या था, 4, तो 4 से डिवाइड कर दिया गया। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ सर, अब समझ में आया कि रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस में स्टाइक्योमेट्री का कोई रोल नहीं, सिर्फ उसको एकदम प्योर फॉर्म में लिख दीजिए। लेकिन जब हम रेट ऑफ रिएक्शन, और देखिए सब बराबर है। मजे की बात तो ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन चाहे आप ए के रिस्पेक्ट में निकालिए, बी के रिस्पेक्ट में निकालिए, सी के चाहे डी के, रेट ऑफ रिएक्शन तो पूरे रिएक्शन का रेट होता है ना, तो वो तो हमेशा कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट ना कह के हम ये बोल सकते हैं कि वो तो किसी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, जो वैल्यू आनी होगी वो तो हर जगह से सेम ही आएगी। अगर हम एक जनरल बात कर लें, जैसे वहाँ पे 1 2 3 4 लिया गया था ना, तो इसी तरीके से यहाँ पे हम n1 n2 m1 m2 कुछ इस तरीके से अगर हम ले लें तो क्या होगा, एक जहाँ पे स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट इसके लिए n1 है, बी के लिए n2 है स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, सी के लिए m1 है, डी के लिए m2 है। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन के लिए डिसअपीयरेंस ए, डिसअपीयरेंस ऑफ बी, अपीयरेंस ऑफ सी और अपीयरेंस ऑफ डी, इन सबको स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से अगर डिवाइड कर दें इनके, जैसे ए को n1 से, बी को n2 से, सी को m1 से और डी को m2 से, तो ये क्या बन जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन बन जाता है। अब क्या क्लियर हुआ? देखिए हमारा टॉपिक ही क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन। इसी के बारे में पूरा का पूरा हमारा ध्यान था कि रेट ऑफ रिएक्शन ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में भी आप देख लिए। अब आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका यूनिट वगैरह क्या होता है। ठीक है, यूनिट वगैरह के बारे में भी ध्यान दे लीजिए, यूनिट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या डी बाई डी टी है, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज है टाइम के साथ में, तो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज है तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर होता है। अरे पढ़े थे ना मोलिरिटी वगैरह, मोलिरिटी पढ़ते हैं ना, कॉन्सेंट्रेशन तो होता है मोल पर लीटर अपॉन में डी टी पर सेकेंड, टाइम है तो पर सेकेंड होगा ना, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्या मोल पर लीटर को मोलेरिटी लिखा जा सकता है? ये मोलेरिटी है सर, ये तो सोल्यूशन भी आ गया इसमें। अब आ गया तो क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन तो है, केमिस्ट्री तो हर जगह आएगा, केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री होता है। हम बस ये पढ़ रहे हैं तो इस बार हम केमिकल काइनेटिक पढ़ रहे हैं तो हम रिएक्शन के रेट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे, बाकी चीज़ें भी तो आएंगी इसमें। ठीक है चलिए, अच्छा अगर प्रेशर के फॉर्म में लिखना हो तो अगर पी भी इक्वल टू NRT लगा दें तो यहाँ से P के बारे में भी हम चीज़ों को लिख सकते हैं। अगर dP बाई dt लिखा हुआ तो क्या डेल्टा P मतलब एटमॉस्फेयर और पर सेकेंड, एटमॉस्फेयर पर सेकेंड,
देखिए कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या क्या लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को हम इस तरीके से ब्रैकेट में भी बना के लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन का सिंबल होता है, इसको सी से भी लिख सकते हैं, N/V भी लिख सकते हैं। सर ये कैसे लिख सकते हैं, मोल पर लीटर, N मतलब मोल अपॉन वॉल्यूम पर लीटर। अच्छा सर समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे ये सर्कल करके रखा हुआ है N/V, ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा ये कॉन्सेंट्रेशन तो P/RT भी कॉन्सेंट्रेशन हुआ, N/V के बराबर होगा। हाँ सर हुआ, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये क्या है, P/RT है। तो यानी ये सारे कॉन्सेंट्रेशन के टर्म हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या लिख दें हम, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन dt। तो चलिए कॉन्सेंट्रेशन को क्या हम N/V भी लिख सकते हैं, तो 1/V, भी तो कांस्टेंट होगा, चेंज क्या होंगे, मोल चेंज होंगे, तो dN/dt लिख दें। इसी तरीके से P/RT भी क्या है, P/RT भी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, तो P/RT तो 1/R और T तो कांस्टेंट रहेंगे, अरे किसी फिक्स टेम्परेचर पे ही तो रेट निकाल रहे होंगे, R की वैल्यू भी फिक्स होती है। चेंज क्या हो रहा होगा, प्रेशर, तो dP/dt। ये भी एक कितना बढ़िया रिलेशन निकल के आया है, देख रहे हैं कितना अच्छा रिलेशन निकल के आ गया। ये कंपटीशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। बिल्कुल बेसिक सा बात हम इसमें करेंगे, आप बिल्कुल सिर्फ ध्यान से देखते जाइए। अच्छा इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करिए, तो वीडियो पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए, और उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ इसको, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इसमें इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक। चलिए देखिए, अच्छा सबसे पहले इसमें देखिए गिवन क्या है, देखिए ये आपको एक रिएक्शन दे रखा है, ये आपको एक रिएक्शन दे रखा है और बैलेंस रिएक्शन दे रखा है। क्या बात क्लियर है, ठीक है। सर बैलेंस रिएक्शन क्या होता है, अरे जितने एटम लेफ्ट साइड में हो उतने ही एटम, वही एटम उतने ही अमाउंट में, उतने ही नंबर में राइट साइड में भी हो, बस वही बैलेंस हो गया। तो चलिए देखिए, रेट ऑफ फॉर्मेशन सॉरी रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO इज इतना दे रखा है। देखिए यूनिट से देखिए, ये रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है, किसका दे रखा है, NO का दे रखा है। और क्या दे रखा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन, तो क्या ये दे रखा है, आप बस सिर्फ इतना बताइए, रेट ऑफ फॉर्मेशन, इसी को हम रेट ऑफ अपीयरेंस कह रहे थे। रेट ऑफ फॉर्मेशन किसका दे रखा है, NO का, तो क्या प्लस D NO/dt दे रखा है, या फिर ये दे रखा है प्लस D NO/dt और 1/4। आप ये बताइए क्या दे रखा है, ये पहला वाला या दूसरा वाला, ये पहला वाला दे रखा है। रेट ऑफ फॉर्मेशन जब रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तब ना स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। हाँ सर याद तो आ गया, हाँ तो ठीक है। चलिए देखिए, यानी ये करेक्ट है, ये वाला रिलेशन करेक्ट है। यानी इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 3.6 × 10⁻⁵, और ये यूनिट है, यूनिट सेम ही है किसका, रेट ऑफ रिएक्शन वाला, ठीक। अब देखिए, अब आपसे पूछा हुआ है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया पूछ लिया है, ठीक। और फिर क्या पूछा हुआ है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ वाटर, वाटर का अपीयरेंस, क्योंकि वाटर बन रहा है और अमोनिया डिसअपियर हो रहा है। और रेट ऑफ रिएक्शन पूछ लिया गया आपसे, और यही सारी चीज़ें तो पूछी गई हैं। क्या बात क्लियर हो गया। चलिए अच्छा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होता तो कैसे लिखते हैं हम लोग, ये सारी चीज़ें क्या थी, गिवन है, ठीक। और ये आपको दे रखा है। चलिए अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट की, क्या कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 अमोनिया के बारे में। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख दूं, माइनस, क्योंकि ये डिसअपियर हो रहा है। सर ये माइनस प्लस कैसे, क्योंकि ये प्लस तब था जब वो फॉर्म हो रहा था, माइनस जब ये डिसअपियर हो रहा होगा। अरे पीछे फॉर्मूला भी देख लीजिएगा आप। तो क्या लिख दूं, D NH3/dt लिख दूं, बिल्कुल। तो सर ये कैलकुलेट कैसे होगा, अरे हो जाएगा ना, बिल्कुल आराम से होगा। देखिए ये एक्चुअल में क्या कर लें, इस सबसे पहले अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको सारी चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। ये देखिए रेट ऑफ रिएक्शन से एक बड़ा ही अच्छा रिलेशन निकल के आएगा। रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है हमें, तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो इन सब के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिख सकते हैं,
-1/4 डी अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डी टी। क्या ये रेट ऑफ रिएक्शन है? देखिए इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर रहा हूँ मैं। फिर -1/5 डी O2/dt। अरे क्या बात क्लियर है? ठीक है, चलिए। और फिर उसके बाद हम किसकी बात करेंगे? NO की बात कर लेंगे। प्लस 1/, देखिए NO का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 4 है, तो 1/4 डी NO का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन dt। लास्ट में 1/6 डी H2O। सर प्लस माइनस नहीं लिखेंगे? अरे कुछ नहीं लिखा हूं तो प्लस ही है, लीजिए लिख दिया dt। ठीक, अरे क्या बात क्लियर हो गई? चलिए अब देखिए, अब आपको क्वेश्चन में एक्चुअल में दे क्या रखा है? क्वेश्चन में आपको दे रखा है ये, सिर्फ ये दे रखा है, ध्यान से देखिए। क्या बात क्लियर है? और आपसे पूछा जा रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया, यानी आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है ये, अच्छा ये निकालना है और ये दे रखा है और ये आपस में बराबर हैं, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/4 डी NH3 अपॉन डी टी इक्वल टू 1/4, ये प्लस में ये माइनस में, डी NO/dt। और हमें इसकी वैल्यू तो पता है 1/4 आपस में कैंसिल हो गए, तो जो इसकी वैल्यू है वही तो इसकी वैल्यू होगी। यानी यहां से एक इंफॉर्मेशन भी मिल रही है, अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है तो रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपियरेंस भी सेम होगा। क्या बात क्लियर है? तो देखिए, तो यहां से ये आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? अरे इसी के बराबर आ जाएगी, कितना? 3, कितना था? 3.6 इंटू 10⁻⁵, 3.6 इंटू 10⁻⁵, कितना? मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्या बात क्लियर है? अरे अब तो क्लियर हो गया होगा। एक्चुअल में कैलकुलेट क्या करना था? यही तो कैलकुलेट करना था, तो यहां से रिलेशन निकल के आ गया। चलिए अब दूसरा कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा क्या दिया हुआ है देखिए, तो दूसरा आपसे ये पूछा गया है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ वाटर, क्योंकि देखिए वाटर बन रहा है, इधर वाटर यहाँ पे बन रहा है और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 6 है। तो क्या हम लोग यहीं से निकाल सकते हैं क्या? देखिए रेट ऑफ रिएक्शन वाले से क्या क्या रिलेशन आ गया है? ये एक्चुअल में हमें निकालना क्या है? प्लस डी H2O/dt। हमें क्या चाहिए? हमें यही तो चाहिए और यही तो कैलकुलेट करना है। तो बस यहाँ पे 6 है तो इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेशन आ गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन देखिए रिलेशन आ जाएगा किसमें किसमें? एक तो ये है और एक ये वाला। देखिए येलो येलो किया था तो वो रिलेशन आ गया था, और यहाँ पे ब्लैक ब्लैक कर रहा हूँ दूसरे के साथ रिलेशन लाने के लिए। तो चलिए अब देखिए एक्चुअल में क्या है, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, प्लस 1/6 DH2O/dt इक्वल टू प्लस 1/4 NO/dt। सर ये कैसे लिख दिए? रेट ऑफ रिएक्शन से ही रिलेशन, ये ब्लैक वाले को दोनों को देखिए आपस में ये तो बराबर है ना, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन तो हमेशा बराबर होगी और यही तो रिलेशन निकालने में मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो ठीक है, अब देखिए एक्चुअल में हुआ क्या कि जो रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह है ये अब हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो गई, क्योंकि हर किसी के रिस्पेक्ट में तो बराबर ही होगी। तो अब देखिए करना क्या है, आपको ये वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन में ये दे रखा है 3.6 इंटू 10⁻⁵। अब ये दे रखा है और हमें कैलकुलेट क्या करना है? ये कैलकुलेट करना है, तो बस इस 6 को उधर ले जाइए। तो DH2O/dt इक्वल टू 6/4 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁵। क्या बात क्लियर हुई? अब चलिए थर्ड तो एकदम ये आसान है। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इसमें से किसी को भी पकड़ के निकाल लीजिए, किसी को भी पकड़ के निकाल सकते हैं, चाहे इसका कॉन्सेंट्रेशन देखिए पहले वाले से दूसरे वाले से
किसी से भी निकाला जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन तो किसी से भी निकाल सकते हैं, हम उसी से क्यों ना निकाल लें जिसका वैल्यू दे रखा है। देखिए हम इसी से निकाल लेते हैं जिसका वैल्यू दे रखा है, जो दिया है उसको उसी के स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन आ जाता है। जैसे क्वेश्चन में गिवन क्या था, रेट ऑफ फॉर्मेशन NO का गिवन है और इसी को स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे तो बस क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। कितना ज़्यादा आसान हो गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 1/4 dNO/dt। देखिए इसको कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड थे। 3.6 × 10⁻⁵ अपॉन में 4। अच्छा ये लगभग 9 टाइम्स है क्या, अगर इसको डेसिमल को हटा दिया जाए तो लगभग 9 टाइम्स है। तो 9 × 10⁻⁶। क्या बात क्लियर है, ये आ जाएगा। ये क्या आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बात क्लियर है। देखिए जो अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस होता है इसी को स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन आ जाता है। अब एक बार खुद से आप इस क्वेश्चन को फिर से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो देखिए आज हम लोग क्या पढ़े, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़े, उसके यूनिट पढ़े, कितने टाइप के रेट वगैरह होती हैं। ये देखिए इस चैप्टर का पूरा जान है। ये बिल्कुल बेसिक है लेकिन इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी था। अगर एक बार आप ढंग से समझ लिए तो इसमें भूलने जैसा कुछ नहीं है। अपीयरेंस है तो प्लस, डिसअपीयरेंस है तो माइनस, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जो रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है उसको स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। अरे क्या बात क्लियर। ये ग्राफ भी आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होते जाता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाता है, ठीक है। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी और नए वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय।